Hello everyone, my name is Dr. Shubham Jain. Welcome to my YouTube channel Superior FMG. Once again, back with another video with another subject, this time pathology. पैथोलॉजी को डिवाइड करते हैं 3 सेक्शन में, जर्नल पैथोलॉजी, हेमेटोलॉजी एंड सिस्टमिक पैथोलॉजी. अब फर्स्ट रीडिंग में आई वांट यू टू गिव 5 डेज. चलो एक दिन आपको एक्स्ट्रा देता हूँ, 6 दिन कर लेते हैं क्योंकि एक वो रहेगा ना 3 सेक्शन के हिसाब से. जनरल पैथोलॉजी पढ़नी है 2 दिन, हेमेटोलॉजी पढ़नी है 2 दिन और सिस्टमिक पैथोलॉजी पढ़नी है 2 दिन. अब यार अप्रोच जो कि फंडा जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अप्रोच क्या रखनी चाहिए अप्रोच इस सब्जेक्ट को लेकर के. तो मैं रियलिटी बताऊँ, दिस इज़ अ वेरी प्यारा सब्जेक्ट. मतलब इतना इजी सब्जेक्ट है, इतना फन, मतलब पढ़ने में मज़ा आने वाला सब्जेक्ट है. पैथोलॉजी इज़ लिटरली काइंड ऑफ दैट. मतलब पैथोलॉजी ऐसा रहता है कि अगर जीटी में स्कोर अच्छे आ रहे हैं, पैथोलॉजी की वजह से आ रहे हैं. अगर पढ़ाई करने में मन नहीं कर रहा, मतलब ऐसा लग रहा है कि यार आज का दिन बहुत बुरा जा रहा है, बिल्कुल ही मतलब यू आर फीलिंग टायर्ड, अगर आपने पैथोलॉजी को उठा के देख लिया, थोड़ा सा पढ़ लिया, इट वुड बी अ प्रोडक्टिव डे देन. सो कहने का मतलब ये है, पैथोलॉजी को दोनों तरीके से देखो ना तो आपके लिए अच्छा है. पैथोलॉजी बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, मज़ा आता है पढ़ने में. ऐसा लगता है कि हाँ फाइनली कोई ऐसा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं जो कि जिसमें इंटरेस्ट है, क्योंकि फार्मा, फिजियो, दीज आर नॉट दैट काइंड ऑफ अ सब्जेक्ट. इनमें तो अपन को दिमाग ऐसा जोर से लगाना पड़ता है तब जाके समझ में आती है. बट पैथोलॉजी ऐसा नहीं है यार. पैथोलॉजी जस्ट रिक्वायर्ड रीडिंग. आई डोंट वॉन्ट यू टू स्पेंड मच टाइम ऑन वीडियोज़. मैं चाहता हूँ आप खुद से पैथोलॉजी पढ़ो, खुद से पैथोलॉजी को याद करो. द ओनली वीडियो दैट आई वॉन्ट यू टू वॉच इज़ इमेज बेस्ड वीडियो. किसी भी, चाहे वो किसी भी मैम की हो, प्रीति मैम की हो या फिर डॉक्टर स्पर्श गुप्ता सर की हो, किसी की भी इमेज बेस्ड सेशन अगर आप देख लोगे तो मेरे ख्याल से वो पैसिव लर्निंग का एकमात्र ज़रिया है मेरे अकॉर्डिंग. बाकी इसके अलावा अगर आप सोच रहे हो कि मैं पैसिव लर्निंग करूं तो उसमें टाइम वेस्ट होना है. खुद से पैथोलॉजी पढ़ोगे तो ज़्यादा सही रहेगा. मिनिमम नंबर ऑफ पेजेस आपके नोट्स में यार 150 होने चाहिए, है ना. 3 सेक्शन के हिसाब से तो 50 पन्नों के 50 पेजेस कम से कम जर्नल के होने चाहिए, 50 पन्ने हेमेटोलॉजी के, 50 पन्ने सिस्टमिक के. थोड़ा बहुत 10-5 पेजेस का ऊपर नीचे हो सकता है, मगर हाँ मिनिमम पेजेस यार 150 पन्ने तो पढ़ो. 6 दिन लगातार पढ़ो. अब पढ़ना कैसे है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जर्नल पैथोलॉजी से. जर्नल पैथोलॉजी के अंदर ईजी टॉपिक्स हैं, इन्फ्लामेशन, सेल इंजरी, रिवर्सिबल सेल इंजरी, या फिर मैं बात करूँ तो नियोप्लाज्म में जितने भी क्रोमोसोम नंबर है ना किसी भी बीमारी का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. फॉर BRCA1 का क्रोमोसोम नंबर, BRCA2 का क्रोमोसोम नंबर, न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस 1 प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम नंबर 17, न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस 2 प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम नंबर 22. हर एक कैंसर का, एक और एग्जांपल लेता हूँ, वॉन हिप्पल लिंडाउ डिजीज़ जिसका क्रोमोसोम नंबर 3 है. तो ऐसे करके जो लिस्ट है ना ये सारी, यहाँ इंपॉर्टेंट प्ले आती है आपकी 20th नोटबुक. तो जितने भी वॉलेटाइल पॉइंट्स है पैथोलॉजी के, देन एंड देयर जो 2 दिन आप जर्नल पैथोलॉजी पढ़ रहे हो तो जितने भी जीन है, HL जीन कहाँ पे लोकेटेड होता है, जितनी भी वॉलेटाइल पॉइंट्स है सारे 20th नोटबुक में लिख लो. आखिरी के दिन एग्जाम में काम आने वाले हैं. दैट्स वाई मैं हर बार बोलता हूँ कि द रीज़न वी आर रीडिंग इज़ टू हैव अ कंसाइज. वी आर रीडिंग टू कंसाइज, और वी आर रीडिंग की एग्ज़ाम वाले दिन जो हमने 6 महीने लगातार पढ़ा है वो हमें उसकी इन्फॉर्मेशन याद हो. तो उसके लिए आपको 20th नोटबुक में ये सारे पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे. जनरल पैथोलॉजी एक बहुत ही इजी टॉपिक मैं की कैटेगरी में मानता हूँ. यू डोंट नीड वीडियोस टू वॉच जनरल पैथोलॉजी. हाँ, मगर जनरल पैथोलॉजी में एक क्रोमोसोमल का जो इनहेरिटेंस है, ऑटोसोमल डोमिनेंट, फिर रिसेसिव वगैरह, इसके लिए अगर आप छोटा सा एक पर्टिकुलर सेक्शन अगर आप देखना चाहो तो वो आप मेरी तरफ से देख सकते हो. क्योंकि कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है कि यार ये साला मतलब एक आपको पेडिग्री चार्ट दे देंगे, वो एग्ज़ाम में आएगा सवाल, पेडिग्री चार्ट दे देंगे और आपसे पूछेंगे कि इसका पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस क्या है, या फिर वो एक क्लिनिकल फीचर देंगे, फिर पेडिग्री चार्ट देंगे और फिर डायग्नोसिस पूछेंगे, या फिर डायग्नोसिस देंगे और इनहेरिटेंस पूछेंगे. तो ये इसकी भी एक लिस्ट है, कोई कौन सी बीमारी का कौन सा इनहेरिटेंस है, ये भी आप रट लेना, है ना. 3 ही रट लें, क्योंकि जो एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है उसके तो 3-4 ही एग्जाम्पल है, तो ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी नहीं.
जनरल पैथोलॉजी से मूव ऑन करके हम हेमेटोलॉजी पे आते हैं। हेमेटोलॉजी के अंदर आपको अनीमियाज तो कोई भी याद कर लेता है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, B12 डेफिशिएंसी एनीमिया, सिडरोब्लास्टिक एनीमिया, दैट्स अ वेरी इजी टॉपिक। जो हाँ दिक्कत आती है ना वो है ट्रांसलोकेशंस। कई बार ट्रांसलोकेशन और हिस्टोपैथोलॉजिकल इमेज ये थोड़ा सा कंफ्यूज कर देते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी है, ALL, AML, फिर AML का M1 से लेकर के M7 AML तक, फिर उसके बाद बर्कित लिम्फोमा, मेंटल सेल लिम्फोमा, फॉलिकुलर लिम्फोमा, डिफ्यूज लार्ज बी सेल लिम्फोमा, हॉजकिंस लिम्फोमा, नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा, ऐसे ऐसे तरीक़ों से कई बार वो कंफ्यूज कर देते हैं कि इसमें ट्रांसलोकेशन होगा तो होगा क्या। इनके रिस्क फैक्टर्स और इनके प्रोग्नोसिस, किसका गुड प्रोग्नोसिस है, किसका बैड प्रोग्नोसिस है। एक आपको टॉपिक बताता हूँ, वो है हॉजकिंस लिम्फोमा के वेरिएंट्स। सबको पता है कि FMG के अंदर एक सवाल आता है कि रीड स्टनबर्ग सेल किस में मिलती है, हॉजकिंस लिम्फोमा। मेरे ये अजम्पशंस है कि अभी ये सवाल आना बंद हो जाएंगे, और जो आपके हॉजकिंस लिम्फोमा के वेरिएंट्स हैं, जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि उसके अंदर कौन सी सेल्स मिलती है। फॉर एग्जांपल नोडुलर स्क्लेरोसिस में लैक्यूनार सेल मिलती है, फिर उसके बाद लिम्फोसिटिक प्रीडोमिनेंट में पॉपकॉर्न सेल मिलती है। तो ये वेरिएंट्स हैं जो रीड स्टनबर्ग सेल के वेरिएंट्स हैं, और एक्चुअल में हॉजकिंस लिम्फोमा के वेरिएंट्स है 5 वेरिएंट्स है टोटल। नोडुलर स्क्लेरोसिस, लिम्फोसिटिक रिच, लिम्फोसिटिक डिप्लेटेड, लिम्फोसिटिक प्रीडोमिनेंस, मिक्स्ड सेलुलैरिटी, कौन सा मोस्ट कॉमन इंडिया में है, कौन सा वर्ल्ड में मोस्ट कॉमन है, किस में एप्स्टीन बार वायरस दिखता है, मतलब प्रेवलेंस है कि कौन एप्स्टीन बार वायरस से एसोसिएटेड नहीं है। दीज आर द क्वेश्चंस यू नीड टू टारगेट ऑन। इजी क्वेश्चन है मेरी तरफ से, एक गारंटीड क्वेश्चन है जो आता है। तो ये एक था जो हॉजकिंस लिम्फोमा, नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा में अगेन बर्कित लिम्फोमा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हर साल क्वेश्चन आ रहा है बर्कित लिम्फोमा से यार। अब बर्कित लिम्फोमा के 1 या 2 पन्ने आप अच्छे से रट लो जो आपके नोट्स में होंगे, आई एम डेफिनेटली श्योर। गलती करनी नहीं है बर्कित लिम्फोमा में। वो एक अफ्रीकन चाइल्ड करके जॉ स्वेलिंग करके आएगा पेशेंट, अब ये तो गलत नहीं करना ना यार। बर्कित लिम्फोमा का ट्रांसलोकेशन हमेशा उसमें 8 आता है, इजी है, मतलब कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। अगर है तो बताओ। पैथोलॉजी एक तो ऑलरेडी इतना आसान सब्जेक्ट है, बस इसमें अपन को क्या करना है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा सही करने हैं। क्योंकि बाकी सब्जेक्ट्स का तो मुझे इतना नहीं पता कि आप कितने सही कर पाओगे, लेकिन मैं कह सकता हूँ पैथोलॉजी में आप 80 to 85% क्वेश्चंस FMG के एग्ज़ाम में सही कर सकते हो। क्योंकि 2-4 सवाल तो पैथो में से भी वो घुमा फिरा के बाहर से दे देंगे, जो हो सकता है अपन से नहीं हो, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन हो ही जाते हैं ना। हर बार आता है आउला अपीयरेंस, ये अपना CMV वायरस का, या फिर रीड स्टनबर्ग सेल। इजी क्वेश्चन से यार, कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। हिमेटोलॉजी में हेरी सेल ल्यूकीमिया इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। मेंटल सेल लिम्फोमा के बारे में ट्रांसलोकेशन वगैरह पूछ लेता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद माइलोडिस्प्लास्टिक जो डिसऑर्डर्स है ना, फॉर एग्जांपल टीयर ड्रॉप, जो एक हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जाम में टीयर ड्रॉप साइन आपको देखने को आना चाहिए। इसके अलावा हिमेटोलॉजी के अंदर मैं आपको बताता हूँ कि मैं ये नोट्स पढ़ रहा था, एक मल्टीपल टाइम पढ़ने की एक जो फ़ायदा है वो होता क्या है, सबको मतलब मेरे को पहले से ही पता था कि यार जो अपनी प्रीवाइटल स्टेन है वो अपन यूज़ करते हैं रेटिकुलोसाइट्स के लिए। लेकिन मुझे आज पहली बार पता चला कि प्रीवाइटल स्टेन में रेटिकुलोसाइट के अलावा भी 1-2 सेल्स मिलते हैं। कई सारी चीज़ें होती हैं जो अपन फर्स्ट रीडिंग में ऐसे इग्नोर कर देते हैं, मतलब इग्नोर नहीं करते चला करके, लेकिन पहली पढ़ने में नहीं आता है। तो उसका रीज़न यही है कि फर्स्ट रीडिंग को अपन लाइट रखते हैं। तो मैं यही आपको सजेस्ट करूँगा कि हैवी रीडिंग करो। टोटल 150 पेजेस हैं, अराउंड आप 6 दिन में कितने आएंगे, 30 पेजेस, 25 to 28 पेजेस, 30 पेजेस जितने ही आएंगे, लेकिन उसको ऐसे इंटेंसिटी के साथ पढ़ो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि फर्स्ट रीडिंग में आपने पैथोलॉजी खत्म कर ली, फिर मेरी तरह साल भर बाद जैसे मैं पढ़ाई कर रहा हूँ और मैं देखो मेरा फिर दिमाग चमका, अच्छा ये तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं था। सुप्रावाइटल स्टेन के अंदर हम एक और बीमारी है जो मुझे एग्जैक्टली अभी याद नहीं आ रही, उसमें भी कर सकते हैं। रेटिकुलोसाइट्स के लिए तो करते ही हैं, मेरे ख्याल से हाइंस बॉडी, मैंने पहली बार वो देखा, अच्छा हाइंस बॉडी को देखने के लिए भी हमें ये स्टेन यूज़ करनी पड़ती है, सुप्रावाइटल स्टेन। तो कुछ चीज़ें ये पहली रीडिंग में क्यों नहीं आया मुझे, क्योंकि मैंने इतनी ढंग से शायद पहली रीडिंग नहीं पढ़ा।
लेकिन जब आप कंटिन्यूसली पढ़ोगे उसको, पहला चीज़ तो कोशिश करो कि पहली रीडिंग में बहुत सारी चीज़ें कवर करो, लेकिन आपको मल्टीपल रिविजन्स, ये पैथोलॉजी के रिविजन्स आपको 3 से 4 बार करने हैं। तो मल्टीपल रिविजन्स जब आप करोगे तो आपको चीज़ें याद होने लग जाएगी। मैं जानता हूँ उसमें बहुत सारी चीज़ें वॉलेटाइल है, क्रोमोसोम नंबर याद करना, ट्रांसलोकेशंस याद करना, हिस्टोपैथोलॉजी की इमेज याद करना, कम से कम 100 इमेजेस है हिस्टोपैथोलॉजी की जो कंफ्यूज कर देती है एग्जाम में। अच्छा यार, क्योंकि सारी पिंक और ब्लू और पिंक कलर की दिखती है सारी हिस्टोपैथोलॉजिकल इमेज, तो कंफ्यूजन कर देती है। इनसे डरना नहीं है। सिस्टमिक पैथोलॉजी पे आते हैं मूव ऑन करके, क्योंकि सबसे इजी सिस्टमिक पैथोलॉजी है। सिस्टमिक पैथोलॉजी में आपको ट्यूमर्स, जितने भी बॉडी के ट्यूमर्स है ना, वही इंपॉर्टेंट है इसमें। मैं आपको मोटा मोटी बता देता हूँ। सबसे पहले थायराइड से स्टार्ट करते हैं। थायराइड ग्लैंड की हर एक चीज़ आपको आनी चाहिए। सर्जरी में भी पूछते हैं और पैथो में भी पूछते हैं। फॉर एग्जांपल ऑर्फन एनियाई न्यूक्लियाई किस में मिलता है, फिर उसके बाद हर्थले सेल किस में मिलते हैं, ऐसे करके आपसे पूछ सकते हैं। फिर सैमोमा बॉडीज़ किस में मिलती है, जैसे कि ये पैपिलरी कार्सिनोमा में मिलती है। इनके जीन, ब्रैफ जीन म्यूटेशन किस में होता है, रैस जीन म्यूटेशन किस में होता है, रीट जीन म्यूटेशन किस में होता है, ये आपसे पूछेंगे। तो इसमें इमेजेस का ज़्यादा रोल है। मेडुलरी कार्सिनोमा थायराइड किसमें, मेडुलरी कार्सिनोमा थायराइड पैराफोलिकुलर सेल से निकलता है, ये एक PYQ क्वेश्चन है। थायराइड खत्म करो, आगे बढ़ो। लंग कैंसर पे आओ। लंग कैंसर तो भाई, अगर मैं कह रहा हूँ आपसे, लंग कैंसर अगर आप पढ़ के जाओगे ना, 2 या 3 सवाल सही हो जाएंगे आपके। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक लंग कैंसर। उसमें भी स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा और स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा और एडिनो कार्सिनोमा, इन सब के आपसे पैरानियोप्लास्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स पूछते हैं। रीसेंट टॉपिक्स हैं ये, रीसेंट क्वेश्चंस हैं ये, रट लेना है किसमें कौन सा पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम है। फॉर एग्जांपल हाइपर कैल्सीमिया कौन सा, किसमें पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम है, स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा में। फॉर एग्जांपल योर माइग्रेटरी थ्रोम्बोफ्लोबाइटिस किसमें मिलता है, कार्सिनोमा ऑफ पेनक्रियाज में। तो ऐसे करके आपको याद रखना है। गायनेकोमेस्टिया किस में मिलता है, तो ये आपको याद रखना है चीज़ें, है ना। इनके कार्सिनोमाज इजी हैं। फिर इसके अलावा COPD, एम्फाइसीमा, ये सब तो बहुत इजी टॉपिक्स है लंग्स के अंदर, कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओवरीज के ट्यूमर बहुत इंपॉर्टेंट है, एपिथेलियल ट्यूमर, डिसजर्मिनोमा, यॉर्क ट्यूमर, है ना, टेराटोमा वगैरह। तो इसमें इंपॉर्टेंट है शिलार ड्यूगल बॉडी किस में मिलती है, रैनकी क्रिस्टल रिसेंटली FMG क्वेश्चन है कि ये किस में मिलता है, लेडिक सेल्स में मिलता है, मैं जहाँ तक मैं हूँ इसमें श्योर। तो ऐसे करके ये बहुत इजी क्वेश्चंस हो गए। इसमें दिक्कत कहाँ आती है, जब अपन पैथोलॉजी पढ़ते हैं तो हम हर बार है ना क्लिनिकल फीचर्स की तरफ हमारा दिमाग जाता है कि अच्छा यार इसमें ये क्लिनिकल फीचर है, ये क्लिनिकल फीचर, और कहीं ना कहीं हम हिस्टोपैथोलॉजिकल इमेज को हम इग्नोर कर देते हैं। जबकि हमें फटाफट अगर आंसर का सॉल्यूशन चाहिए तो हमें हिस्टोपैथोलॉजिकल इमेजेस को आइडेंटिफाई तुरंत करना आना चाहिए। उसी के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर कोई भी पैसिव लर्निंग, मैं वीडियो वॉचिंग को पैसिव लर्निंग बोलता हूँ, तो अगर कोई भी पैसिव लर्निंग अगर मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ तो वो एक ही है कि ज़्यादा से ज़्यादा इमेज की वीडियोज़ देखो आप। कोई रैपिड रिवीजन की वीडियोस देखने की ज़रूरत नहीं है, कोई मेन वीडियोस देखने की ज़रूरत नहीं है। खुद से रीडिंग स्किल्स बढ़ाओ, एपोप्टोसिस पढ़ो, नेक्रोसिस पढ़ो, एनीथिंग एवरीथिंग, जर्नल पैज से लेकर के एंड तक आप अपने नोट्स को खुद ही रीड करो। इमेज सेशन आप अलग से देख लो। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इतना बड़ा क्लिनिकल क्वेश्चन आता है, फिर एक इमेज आती है और वो इमेज देखते ही आंसर निकल जाता है। कितना टाइम बच गया आपका। ये जो टाइम बाउंड सेशन के जो नया पैटर्न है जिसमें 40 क्वेश्चंस हैं, उसमें आपको अगर टाइम सेव करना है तो आपको सारी हिस्टोपैथोलॉजिकल इमेज देखते ही आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। तो ये था यार, जनरल पैथोलॉजी के बारे में बात कर ली, हेमाटोलॉजी के बारे में बात कर ली, सिस्टमिक के भी बारे में मोस्टली बात कर ही ली है। अगर कुछ रह रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, उसके रिगार्डिंग अलग से बात कर लेंगे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, पढ़ाई एकदम चालू कर दो।